नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका की झीलों और नदियों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका की जो भी प्रमुख झीलें हैं और प्रमुख नदियां हैं उनके वितरण को हम लोग मैप की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ की प्रमुख झीलों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका की जो झीलें हैं उनका एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न रहा है और ये दोनों पर्वतों के बीच में उत्तर से दक्षिण लगभग लगातार ये वितरित हैं। और जब इन झीलों को देखते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है झील ग्रेट बियर लेक। तो ग्रेट बियर लेक की स्थिति लगभग आर्कटिक सर्कल पे ये वाला पहला है हमारा ग्रेट बियर लेक। ये ग्रेट बियर लेक आर्कटिक सर्कल पे स्थित है और इसके कारण ये वर्ष के लगभग 6 महीने जमी हुई अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे डेलाइन नामक एक कम्युनिटी निवास करती है और वो डेलाइन कम्युनिटी ट्रकों से इसके बर्फ के ऊपर सामान लेके मूव करती है। और यह झील बेसिकली कनाडा की सबसे बड़ी झील है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तरी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी झील है। तो ग्रेट बियर लेक से जल निकल के मैकेंजी नदी तक पहुंचता है और मैकेंजी नदी ये इधर से फ्लो होती है। तो ये फ्लो होके ये ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। अब इसमें जो दूसरी लेक है वो ला मार्ट्री लेक। तो ला मार्ट्री लेक यहाँ पे इसके दक्षिण में स्थित है। अब इसमें जो तीसरी प्रमुख झील है वो ग्रेट स्लेव लेक। तो ग्रेट स्लेव लेक ये है और यह ग्रेट स्लेव झील कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी झील है ग्रेट बियर लेक के बाद। ग्रेट स्लेव लेक का जल भी मैकेंजी नदी के थ्रू ये आर्कटिक सागर या ब्यूफोर्ट सागर में गिरता है। अब इसमें जो चौथा झील है अथाबास्का झील। अथाबास्का झील का जल भी स्लेव नदी के द्वारा मैकेंजी नदी तक पहुंचता है और मैकेंजी नदी के थ्रू ये मैकेंजी की खाड़ी या यहाँ ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाता है। अथाबास्का झील के उत्तरी तटीय भाग में बहुत सारा यूरेनियम और गोल्ड माइंस किया जाता था और यहाँ पे एक यूरेनियम सिटी ही बस गई थी जहाँ पे बेसिकली यूरेनियम माइंस में काम करने वाले वर्कर और उनकी फैमिलीज बसी हुई थी। अब इसी में देखते हैं जो पांचवा है वो रेंडियर झील। इस रेंडियर झील का तट काफी कटा फटा है और यहाँ से चर्चिल नदी तक जल जाता है और चर्चिल फिर हडसन की खाड़ी में, ये हम लोग देख सकते हैं हडसन की खाड़ी है। तो यहाँ से जो जल प्रवाह होता है वो हडसन की खाड़ी में होता है। अब रेंडियर के बाद है छठवां विनिपेग झील। तो विनिपेग झील की स्थिति यहाँ पे है। इस झील का कैचमेंट एरिया पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा है। सस्केचवान नदी है, विनिपेग नदी है, रेड नदी है, ये सारी इसमें गिरती हैं और इस झील का पानी भी नेल्सन नदी के थ्रू यह गिरता है हडसन की खाड़ी में। 7वें नंबर पे है सकाकाविया झील और सकाकाविया झील बेसिकली मिसौरी नदी पे गैरिसन डैम बना है। तो गैरिसन डैम बनने से ये एक कृत्रिम रिजर्वायर है जिसकी स्थिति लगभग यहाँ पे है। अब 8वें नंबर पे है लेक मैनीटोबा। लेक मैनीटोबा की स्थिति लगभग यहाँ पे है ग्रेट लेक्स के पास में। यह लेक विनिपेग झील से लेक सेंट मार्टिन और डॉफिन नदी के द्वारा कनेक्टेड है। लेक मैनीटोबा के बाद 9वें नंबर पे लेक निपिगन। तो निपिगन झील की स्थिति जस्ट यहाँ पे है सुपीरियर झील के पास में और यह झील निपिगन नदी के द्वारा सुपीरियर लेक से जुड़ी हुई है। तो ये क्षेत्र ग्रेट लेक्स का क्षेत्र है जिसमें 5 अमेरिका की प्रमुख झीलें हैं और इन सब में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। ये सुपीरियर झील का क्षेत्र है। सुपीरियर के बाद ह्यूरन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। अब इसमें जो 10वें नंबर पे झील है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक की स्थिति हम लोगों ने कोलोराडो पठार की स्थिति देखी थी। तो कोलोराडो पठार पे लगभग यहाँ पे है ग्रेट साल्ट लेक और यह ग्रेट साल्ट लेक खारी झील का उदाहरण है। तो इसमें खारापन अधिक है इसलिए यहाँ पे पानी का घनत्व भी अधिक है और यह बेसिकली जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि ये समुद्र के नीचे भाग था। तो उस समय एक बहुत बड़ी झील से आवृत था जिसको लेक बोनेविले कहा गया था। तो ये उसी का रेमिनेंट पार्ट या एक अवशिष्ट पार्ट है जो आज भी ग्रेट साल्ट लेक के रूप में हमको दिखाई देता है। ग्रेट साल्ट लेक का कोई आउटलेट नहीं है, ये एक इनलैंड वाटरवे को प्रस्तुत करता है और इसमें बियर, वेबर और जॉर्डन इस तरह की कई सारी नदियां जाके प्रवाहित होती हैं। ग्रेट साल्ट लेक के बाद इसी क्षेत्र में लेक पावेल और लेक मीड हैं। लेक पावेल की स्थिति ग्रेट साल्ट लेक के रिलेटिवली साउथ में है और यह कोलोराडो नदी पे ग्लेन कैनियन डैम बना हुआ है और उस डैम का एक रिजर्वायर है लेक पावेल। इसी तरह से लेक मीड इसके पश्चिम साइड है। यहाँ पे लेक मीड भी कोलोराडो नदी का एक बहुत ही फेमस डैम है जिसको हुआ डैम कहते हैं
और इस हूवर डैम का ही रिजर्वायर है लेक मीड। तो ये कृत्रिम रिजर्वायर हैं लेक पावेल और लेक मीड। इसके साथ जो 13वें क्रम की झील है लेक ऑफ वुड्स, और लेक ऑफ वुड्स की भी स्थिति विनिपेग नदी के पास में ही है, और यह विनिपेग नदी के द्वारा लेक ऑफ वुड्स से जुड़ी हुई है। तो विनिपेग नदी के द्वारा लेक ऑफ वुड्स का जल विनिपेग झील में प्रवाहित होता है। तो ये कुछ प्रमुख झीलें हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। जब हम झीलों के क्रम को देखते हैं तो ये उत्तर से दक्षिण विस्तृत हैं, और हमको पता है कि इनके जो वेस्टर्न साइड है ये पूरा का पूरा रॉकीज पर्वत है। तो पर्वतों के बाद पर्वत के बाद इन झीलों का क्रम कुछ इस तरह से पाया जाता है। ये सारी लेक्स हैं और इनकी उत्पत्ति बेसिकली ग्लेशियल है, क्योंकि जब हमने पढ़ा हुआ है कि प्लीस्टोसीन पीरियड एक ऐसा पीरियड था कि जब उत्तरी गोलार्ध में हिमयू का विस्तार हुआ था, तो यहाँ से आइस कैप फैल गया था पूरा, और यह आइस कैप इन पूरे क्षेत्रों में विस्तृत था। जैसे जैसे हिमयुग की समाप्ति हुई और आइस कैप धीरे धीरे सिकुड़ने लगे, तो जो भी गड्ढे थे गड्ढों में जल भर गया, और ये गड्ढे जनरली पर्वतों के समानांतर थे। तो इसीलिए ये सारी झीलें इन पर्वतों के समानांतर पाई जाती हैं। और इसी क्रम में जो ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स पहले से ही ये सिंक्लाइनल वैलीज थी। यहाँ पे भी जो झीलों की उत्पत्ति हुई है वो मुख्यतया ग्लेशिएशन का परिणाम है। तो अब ग्रेट लेक्स को समझते हैं हम लोग। तो ग्रेट लेक्स की स्थिति कुछ इस तरह से है। तो ग्रेट लेक्स बेसिकली अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर एरिया में है, और यहाँ से ये कनाडा का बॉर्डर है और अमेरिका का जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को शो करता है। लेकिन जब ये झील वाले क्षेत्र में आता है तो ये झीलों के बीचों बीच होके निकलता है। तो ये कुछ इस तरह से अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है। ये कुछ इस तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये दोनों ही देश इन झीलों का उपयोग करते हैं, और इसमें जो मिशिगन झील है यहाँ पे ये कम्प्लीटली यूएसए के कवर में है, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री को साझा नहीं करती है। इन ग्रेट लेक्स में जो सबसे बड़ी झील है वो पहली है लेक सुपीरियर, यानी ये झील यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी झील है इन पांचों झीलों में, और यह लेक सुपीरियर पूरे विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो है विश्व में तीसरे नंबर पे, यानी लेक बैकाल जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वाटर का वो रूस में है, और दूसरे नंबर पे अफ्रीका की टैंगानिका झील है जिसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है, और तीसरे नंबर पे है लेक सुपीरियर। लेकिन अगर क्षेत्रफल हम देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी झील है ताजे जल की, और इस झील का जल पूरब तरफ प्रवाहित होता है और यहाँ पे आता है लेक ह्यूरन में, और यहीं पे सेंट मैरी में जो रैपिड्स पाए जाते हैं, यानी उबड़ खाबड़ वो जलप्रपात टाइप की व्यवस्था होती है। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे बना है सू कैनाल, यहाँ पे सू नहर बनाया गया है। और नहर की आवश्यकता क्यों है? क्यों यहाँ पे स्कार्पमेंट बने हुए हैं जिनके कारण जलयानों के परिवहन में मुश्किल आती है। यदि इनकी टोपोग्राफी देखी जाए तो सुपीरियर झील की हाइट अधिक है, डेप्थ भी अधिक है। सुपीरियर से नीचे ह्यूरन झील है, ह्यूरन से नीचे इरी झील, ओंटारियो झील, कुछ इस तरह का टोपोग्राफी है यहाँ पे। तो यह जल का प्रवाह पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। तो सुपीरियर झील के जल का प्रवाह ह्यूरन झील में, और वो होता है सेंट मैरी नदी के द्वारा, और इस नदी के रैपिड्स को अवॉइड करने के लिए नहर बनी है सू नहर। और ये दूसरी जो बड़ी झील है वो लेक ह्यूरन। ह्यूरन झील मिशिगन झील से जुड़ा हुआ है। ये मिशिगन झील है जो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं ग्रीन बे। ये ग्रीन बे का क्षेत्र है, और यहाँ पे जो पतला सा जलीय भाग है जो मिशिगन झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मैकिनाक। यहाँ देख सकते हैं छोटी सी झील है, इस झील को कहते हैं लेक सेंट क्लेयर। ये सेंट क्लेयर झील है, और इस नदी का भी नाम सेंट क्लेयर है, जिसके थ्रू ह्यूरन नदी का जल ये इरी झील में आता है। और सेंट क्लेयर झील के आगे वाला भाग इसको डेट्राइट नदी कहते हैं। तो सेंट क्लेयर नदी, सेंट क्लेयर झील और फिर डेट्राइट नदी, इनसे होके ह्यूरन झील का पानी इरी झील में आता है। और इरी झील का जो आउटलेट है, यहाँ से एक स्कार्पमेंट है, यानी कगार है, कुछ इस तरह की स्थलाकृति बनी हुई है। तो यहाँ पे एक
वाटरफॉल का निर्माण होता है जिसको कहते हैं नियाग्रा वाटरफॉल। ये विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फेमस है। तो नियाग्रा जलप्रपात को अवॉइड करने के लिए फिर से एक नया नहर सिस्टम बना है जिसको कहते हैं वेलैंड कैनाल, और इस वेलैंड नहर के और जलप्रपात के द्वारा एरे झील का जल ओंटारियो झील तक पहुंचता है। ये ओंटारियो झील है, और ओंटारियो झील का जो आउटपुट है वो सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा निकलता है और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरता है। जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग है उस जल मार्ग को ये बहुत ही ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस वाटरवेज, और ये हमने वाटरवेज वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये पांचों झील हैं, इनको मिला के हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक्स। और ये ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका की इकोनॉमी के पीछे ये काफ़ी ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन ग्रेट लेक्स में अमेरिका के और कनाडा के बहुत बड़े बड़े शहर इनके तटों पे स्थित हैं। जैसे सुपीरियर झील के पास में यहाँ डुलुथ है, थंडर बे है, ये लोहे उत्पादन के केंद्र हैं। इसी तरह से मिशिगन के पास में गैरी, शिकागो जो विश्व का बहुत ही फेमस शहर है, ईरी पे क्लीवलैंड नगर है, ओंटारियो झील के ऊपर टोरंटो नगर। तो ये सारे नगर डेवलप हुए हैं ग्रेट लेक्स रीजन में, और ग्रेट लेक्स रीजन पूरे अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक औद्योगिक और नगरीकृत प्रदेश है। इन लेक्स के बाद हम डिस्कस करते हैं नदियों के वितरण के बारे में। तो ये उत्तरी अमेरिका का नदी का मानचित्र है, और इसमें जो प्रमुख नदियां हैं देख सकते हैं। सबसे पहली है यूकान नदी, और यूकान नदी से पहले जब पठार हमने डिस्कस किया था तो यूकान का पठार डिस्कस किया था या अलास्का का पठार, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यूकान नदी प्रवाहित होती है। तो जब यूकान नदी को देखते हैं तो ये है हमारी यूकान नदी, और यूकान नदी ब्रिटिश कोलंबिया के एटलिन झील से यहाँ से निकली हुई है और निकल के ये गिरती है बेरिंग सी में। तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट हमने पढ़ा था, उधर रूस का पार्ट है, इधर अमेरिका का पार्ट है, और यहाँ पे है बेरिंग सी। तो ये नदी बेरिंग सी में प्रवाहित होती है। अब इसमें जो दूसरी नदी है मैकेंजी नदी, तो ये मैकेंजी नदी है, और ये आके ब्यूफोर्ट सागर या मैकेंजी की खाड़ी यहाँ पे है, और ये पूरा एरिया ब्यूफोर्ट सागर तो यहाँ पे प्रवाहित होती है। और ये निकली है ग्रेट बियर लेक से। ये अभी हमने देखा कि ग्रेट बियर लेक या ग्रेट स्लेव लेक का जो जल है वो मैकेंजी नदी के थ्रू ब्यूफोर्ट सागर तक पहुँचता है। यहाँ से ये ग्रेट बियर लेक है ये वाला, और ये ग्रेट स्लेव लेक। तो ग्रेट स्लेव लेक से मैकेंजी नदी निकल के इसका जल लेते हुए ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, और ये डेल्टा का निर्माण मैकेंजी की खाड़ी में होता है, और ये बेसिकली क्षेत्र है ब्यूफोर्ट सागर का। तो आर्कटिक सागर का ही ये पार्ट है, तो इसका प्रवाह आर्कटिक सागर में होता है। मैकेंजी नदी का तंत्र पूरे उत्तर अमेरिका में मिसौरी मिसिसिपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंत्र है, और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे पीस नदी है, अथाबास्का नदी है, लियार्ड नदी है, ये एटलस पे हम देख सकते हैं। तो ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसमें जो तीसरी नदी है फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी यहाँ छोटी सी ये नदी है, ये फ्रेजर नदी रॉकीज पर्वत में ही ब्लैक रॉक माउंटेन के पास से निकलती है, और यहाँ स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया, ये अगर द्वीप आपको याद होगा तो वैंकूवर द्वीप है, और वैंकूवर द्वीप के दक्षिण में जॉर्जिया की स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया में ये गिर जाती है ये फ्रेजर नदी। अब इसमें जो चौथी नदी है सस्केचवान नदी, ये सस्केचवान नदी है। सस्केचवान नदी ये पहुंचती है, ये है विनिपेग झील। विनिपेग झील से ये नेल्सन नदी के द्वारा ये हडसन की खाड़ी में गिरती है। ये हमारा हडसन का खाड़ी है। तो ये उत्तरी सस्केचवान नदी, ये दक्षिणी सस्केचवान नदी, और ये दोनों मिलके पहुंचती हैं विनिपेग झील, और विनिपेग झील से नेल्सन नदी ये निकली हुई है, ये नेल्सन नदी है। इसके थ्रू ये जल पहुंचता है हडसन की खाड़ी तक। अब पांचवा जो है इसमें कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी की लोकेशन ये है, और जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है इसको कहते हैं स्नेक नदी। तो स्नेक और कोलंबिया ये दोनों मिलके यहाँ पे पता है हमको कास्केड रेंज पाई जाती है। तो कास्केड रेंज में ये काफी गहरे गार्जों का निर्माण करती है कोलंबिया नदी। अब कोलंबिया के बाद जो 7वें क्रम की नदी है कोलोराडो। तो कोलोराडो की लोकेशन ये है, ये ग्रेट बेसिन के ऊपर से होकर प्रवाहित होती है, और ग्रेट बेसिन के ऊपर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो बेसिकली चूने पत्थर और लाल पत्थर से बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये नदी बहुत ही गहरे गहरे गार्जों का निर्माण करती है। और जो दो डैम अभी हमने जस्ट पीछे देखे थे, एक हुआ डैम है जिसमें लेक मीड बना था,
और दूसरा ग्लेन कैनियन डैम जिसपे लेक पावेल बनी थी, तो ये इसी पे स्थित है। तो कोलोराडो नदी बेसिकली अपने ग्रैंड कैनियन के लिए विश्वविख्यात है, क्योंकि इस तरह के गहरे गहरे गार्ज चट्टानी संरचनाओं के कारण कोलोराडो नदी के द्वारा बनाए गए हैं। इसके पश्चात जो 7वें नंबर की नदी है रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे की स्थिति हम देख सकते हैं, ये है यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे और अमेरिका और मैक्सिको दोनों ही इसके जल का उपयोग आपसी समझौते के आधार पर करते हैं। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र की नदियों को देखते हैं हम। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक से पानी लेके ये गिरती है कहाँ पे, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और यह नदी बेसिकली एक फॉल्ट को फॉलो करती है जो प्री कैम्ब्रियन टाइम से ही यहाँ पे उपलब्ध था। तो ग्रेट लेक्स बनने के बाद इसका जल इस नदी के थ्रू प्रवाहित होता है और इसका बहुत ही बड़ा योगदान है व्यापार की क्रियाओं में। इसका जो मैसिव नेविगेशनल प्रोजेक्ट है वो कनाडा और यूएस से ये दोनों ही शेयर करते हैं और उत्तरी अटलांटिक ट्रेड रूट में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद यहाँ पे हडसन नदी, हडसन नदी छोटी सी ही नदी है जिसपे न्यूयॉर्क सिटी बसी हुई है। अब इन नदी तंत्रों में जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो है हमारा मिसिसिपी नदी का, ये मिसिसिपी नदी है। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो मिसौरी नदी है, ये देख सकते हैं हम। मिसौरी और मिसिसिपी नदी का तंत्र ये पूरे विश्व में सबसे बड़े तंत्रों में से एक है और इसकी जो प्रमुख नदी है वो है मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी बेसिकली यहाँ से निकली हुई है। उत्तरी मिनीसोटा प्रांत में एक झील है लेक इटास्का, तो इटास्का से निकल के ये सीधे प्रवाहित होती है मैक्सिको की खाड़ी में और मैक्सिको की खाड़ी में एक बड़े ही बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे चिड़िया का पंजा होता है कुछ इस तरह से, जैसे ये इस तरह से चिड़िया का पंजा होता है, इसी तरह से यहाँ पे मिसौरी मिसिसिपी नदी के डेल्टा का निर्माण हुआ है और यह डेल्टा एग्रेसिव है, हरदम आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मिसौरी मिसिसिपी के तंत्र में कितने नदी हैं इसको हम लोग सेपरेटली देखते हैं। तो जो मिसौरी मिसिसिपी का तंत्र है ये देख सकते हैं, यहाँ से निकला हुआ है ये मिसिसिपी का नदी तंत्र है और ये पूरा ये डेल्टाई रीजन है। इसमें देख सकते हैं ये मिसौरी नदी ये प्रवाहित होके आ रही है यहाँ से और मिसौरी यहाँ पे एक सिटी बसा हुआ है सेंट लुइस, तो सेंट लुइस के पास में ये मिसिसिपी में मिल जाती है। इसके साथ ही जो और नदियां हैं ये अरकानसास नदी ये मिली है, रेड नदी मिसौरी की ही सहायक है, ये प्लेट नदी अपलेशियन पर्वत क्रम से जो नदियां निकलती हैं तो यहाँ पे है ये ओहियो नदी और ओहियो के बाद ये है हमारा टेनेसी नदी। तो टेनेसी नदी पे जो टेनेसी वैली की परियोजना है, टेनेसी नदी के ही आधार पे यहाँ पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन इंडिया में शुरू की गई थी। तो टेनेसी नदी में बेसिकली कई सारे डैम बनाए गए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलाए गए ताकि वहाँ के लोगों का पेयजल की आपूर्ति और साथ ही साथ एनर्जी का सप्लाई ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकें। तो ये कुछ प्रमुख झीलें और नदियाँ थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।